दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका पैसा आपके पास टिकता नहीं है, या आप जितना भी पैसा कमाते हो वो कब खत्म हो जाता है आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो पैसा कमाने की, आपकी जेब हमेशा खाली ही रहती है। तो अगर आपके भी ये सारे सवाल हैं तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसों से लेकर 4 ऐसी जापानी तकनीक बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आपको कभी भी पैसों से लेकर दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जापान ही क्यों? जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे ज्यादा असर हुआ था और एटॉमिक बॉम्ब गिरने के बाद तो जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसके बाद भी आज जापान दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है। और तो और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामी जैसे डिजास्टर के बाद भी आज जापान कैसे खड़े होकर सुपर पावर बन चुका है। तो उसका आंसर है वहाँ के लोग। जापानीज लोगों में कुछ तो अलग बात है जिसके कारण वो इतने सक्सेसफुल हैं। और जब बात होती है पैसों को मैनेज करने की तो जापान के आगे शायद ही कोई टिक सके। तो चलिए करते हैं जापान की सैर और जानते हैं उनके पैसों की 4 ऐसी तकनीकें जिन्हें सीखकर आपका पैसों को लेकर नजरिया बिल्कुल चेंज होने वाला है। नंबर 1, आर्टिगो मनी। हैप्पी मनी बुक के ऑथर केन होंडा बोलते हैं कि एक बार वो एक पार्टी में गए थे और पार्टी में एक लेडी उनके पास आई और उनसे बोली कि मुझे आपका वॉलेट देखना है। ये सुनकर केन थोड़े शॉक हो गए। वैसे जापान में अगर आप किसी से चेक करने के लिए उसका वॉलेट मांगते हो तो ये अनकॉमन नहीं है, लोग अक्सर ऐसा किया करते हैं। स्टिल केन थोड़ा शॉक हुए थे। फिर उन्होंने अपना वॉलेट निकालकर उस लेडी को दे दिया। फिर उस लेडी ने उनके वॉलेट से एक एक करके नोट को निकालकर चेक करना शुरू किया और उन्हें दोबारा से अरेंज करके एंड गुड जॉब बोलकर वॉलेट में रख दिया। इस पर केन थोड़ा कंफ्यूज होकर बोले कि आखिर आप मेरे वॉलेट में चेक क्या कर रही थी? तो इस पर वो लेडी बोली कि मैं चेक कर रही थी कि आपके वॉलेट में पड़ा हुआ पैसा स्माइल कर रहा है या फिर नहीं। वो लेडी और एक्सप्लेन करके बोलती है कि जब भी आप किसी से पैसे लेते हो तो उन्हें आपको लव और ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं जब आप किसी को पैसे देते हो तो भी आपको उन पैसों को खुशी खुशी दूसरों को देना चाहिए और अपने पैसों को बोलना चाहिए आर्टिगो। जापान में आर्टिगो का मतलब होता है थैंक यू, यानी कि आप अपने पैसों को चाहे वो आपके पास आ रहे हो या फिर आपके पास से जा रहे हो, आपको हमेशा बोलना है आर्टिगो, यानी कि थैंक यू। आप मेरे पास आए, आपने मेरी लाइफ को बेहतर बनाया। अब आप किसी और के पास जा रहे हो तो आप दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाओगे। और जब उस लेडी ने केन के वॉलेट में पड़े नोट को देखा तो वो स्माइल कर रहे थे, यानी कि वो हैप्पी मनी था। यानी केन ने उन पैसों को ग्रेटिट्यूड और लव के साथ एक्सेप्ट किया था। मतलब उन्होंने जो भी पैसा कमाया था वो सही चीजों को करके कमाया, ना कि किसी को धोखा देकर, इसलिए उनका पैसा मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरा होता है अनहैप्पी मनी। ये वो पैसा होता है जो रो रहा होता है, यानी कि अगर आप दुखी मन से किसी को पैसा देते हो या किसी व्यक्ति को दुखी कर उसे धोखा देकर पैसे लेते हो तो वो अनहैप्पी मनी होता है। और ऐसा पैसा कभी भी आपके जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। वो कहते हैं ना, बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा कभी फलता नहीं है और किसी न किसी रूप में वो निकल ही जाता है और आपको दुखी करके ही जाता है। और जब आप खुश होकर किसी को पैसा देते हो, चाहे आप कोई चीज बाय करते हो या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बिल पे करते हो, तो अगर आप खुश होकर उन्हें पैसे देते हो तो वो आपके जीवन में और वेल्थ लेकर आता है और आप अपनी तरफ पैसों को अट्रैक्ट करते हो। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी से पैसा लोगे या फिर किसी को दोगे तो हमेशा बोलना आर्टिगो मनी और जल्दी वापस मेरे पास आना और अपने साथ और भी दोस्तों को लेकर आना। अब आता है नंबर 2, काकीबो। आजकल यूपीआई के जमाने में पैसे की बचत करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। और क्योंकि हम अपने पैसों को बचा नहीं पाते तो उसे इन्वेस्ट कैसे करेंगे और हमारी वेल्थ कैसे बनेगी, इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है और वो है फेमस जापानी मेथड जिसका नाम है काकीबो। अगर आप इसे ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब है हाउस होल्ड फाइनेंशियल लेजर। ये जापान की फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट हानी मोटोको ने ईयर 1904 में इन्वेंट करा था, जहाँ आदमी अपनी पत्नियों को पैसे दिया करते थे और हाउसवाइफ्स एक फाइनेंशियल लेजर बनाकर घर का खर्चा मैनेज करती थी। और ये सारा काम केवल वो एक पेन और पेपर पर लिखकर किया करती थी। और इवन जापान में आज भी पेन और पेपर के जरिए से इस मेथड को यूज किया जाता है। अब इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लेना है और अपनी जितनी भी महीने की इनकम है उसे लिख देना है। उसके बाद आपको 4 कैटेगरीज बनानी है। नंबर 1 नीड्स, नंबर 2 वांट्स, नंबर 3 कल्चरल स्पेंडिंग्स, नंबर 4 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। नंबर 1 आता है नीड्स। इसमें आपको जितने भी जरूरी खर्चे हैं उसे लिखना है, जैसे फूड, ग्रोसरी, बच्चों के स्कूल के एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइट पानी का बिल एक्सेट्रा। फिर दूसरा आता है वांट्स। वांट्स में आपको वो खर्चे लिखने हैं जो आपके लिए जरूरी तो नहीं है लेकिन आप एंजॉयमेंट के लिए उन पर पैसा खर्च करते हो, जैसे कि शॉपिंग, रेस्टोरेंट में खाना खाना, दोस्तों के साथ ट्रिप पर चले जाना। ये सारे खर्चे आप वांट्स में लिखोगे। नंबर 3 आता है कल्चरल स्पेंडिंग्स। इसमें आप बुक्स पर खर्चा और भी कई कल्चरल इवेंट्स, जैसे हमारे भारत में साल भर कोई ना कोई त्योहार आता है, उन पर जो भी खर्चा
होता है और लास्ट डोनेशन, इन सब पर जो भी खर्चा होगा, जितना भी आप पैसा स्पेंड करोगे वो आप इस सेक्शन में मेंशन करोगे। अब नंबर 4 आता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब जैसे कि इसका नाम ही अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, जो भी खर्चा इमरजेंसी में हुआ है, जैसे कि मेडिसिन पर खर्चा या फिर अचानक आपकी गाड़ी खराब हो गई उस पर खर्चा, ये ऐसे अनएक्सपेक्टेड खर्चे हैं, इन सभी को आप इस कैटेगरी में डालोगे। और जब आप महीने भर ट्रैक करोगे और सारे खर्चों को कैटेगराइज कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पर अपना पैसा खर्च कर रहे हो। अब जिस चीज पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है हमारी नीड्स और वांट्स का डिफरेंस। और जब भी आप कोई बड़ा खर्चा करोगे तो आपको इन 5 सवालों को अपने आप से पूछना है। अब मान लो आप एक नया ब्रांडेड आईफोन लेना चाहते हो, तो आईफोन खरीदने से पहले आपको अपने आप से ये 5 सवाल पूछने हैं। पहला, आज मेरी इमोशनल स्टेट कैसी है? क्या मैं काम हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, या आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, या फिर आज मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। नंबर 2, क्या मुझे सच में ये चीज चाहिए या फिर सिर्फ ये लेने का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नंबर 3, क्या मैं एक्चुअली इसे लंबे टाइम तक यूज करूंगा, अगर हाँ तो कितनी बार। नंबर 4, क्या मैं इसे अफोर्ड भी कर सकता हूँ या फिर नहीं। नंबर 5, इसे खरीदने के बाद मुझे कैसा फील होगा, हैप्पी, एक्साइटेड, और ये फीलिंग मुझे कितने टाइम तक रहेगी। तो जब आप कुछ भी बड़ा खर्चा खरीदने से पहले ये 5 सवाल अपने आप से पूछोगे तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आपको ये चीज लेनी भी चाहिए या फिर नहीं। और जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आप माइंडफुल स्पेंडिंग कर पाओगे। और जब ये एक्सरसाइज आप पहले महीने करोगे तो महीने के एंड में आपको पता चलेगा कि आप किन किन जगहों पर कितना खर्चा कर रहे हो। तो महीने के एंड में आपको अपने आप से ये 4 सवाल और करने हैं। पहला, हाउ मच आई वांट टू सेव, मतलब कि मैं कितना पैसा सेव करना चाहता हूँ। जापानी लोग इस मेथड का यूज करके 35% तक हर महीने सेव किया करते हैं। नंबर 2, मैं अपनी स्पेंडिंग को कैसे कम कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि इस महीने के एंड में आपको लगे कि आप शॉपिंग पर काफी खर्चा कर रहे थे या फिर नए कपड़ों पर और गैजेट्स पर आप खूब खर्चा कर रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका सबसे ज्यादा पैसा किधर जा रहा था, तो आप उसे कम कर सकते हो। नंबर 3, हाउ मच आई इम्प्रूव नेक्स्ट मंथ। तीसरा सवाल आपको करना है कि मैं नेक्स्ट मंथ कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। 4, हाउ मच डू आई हैव, यानी कि मेरे पास अभी कितना पैसा अवेलेबल है। तो जब ये सारे सवाल अपने आप से करोगे तो नेक्स्ट मंथ आप सही ढंग से पैसों को सेव कर पाओगे। तीसरा मेथड आता है मनी IQ एंड मनी EQ। ऑथर केन होंडा अपनी बुक हैप्पी मनी में बताते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा हमेशा ग्रो होता रहे तो आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ये 2 प्रिंसिपल को समझना होगा, जिसे मनी IQ एंड मनी EQ का नाम दिया गया है। मनी IQ का मतलब है मनी इंटेलिजेंस कोटेंट एंड मनी EQ का मतलब है मनी इमोशनल कोटेंट। जहाँ मनी IQ हमारी पैसों को लेकर समझ को बताता है, वहीं मनी EQ हमारे इमोशन कैसे हैं पैसों को लेकर उसके बारे में बताता है। ऑथर बोलते हैं कि हो सकता है कि आपने MBA की डिग्री की हो और आपका मनी IQ काफी हाई हो और आप अच्छा पैसा कमाते भी हो, लेकिन अगर आपका मनी EQ कम है तो आप उन पैसों को गवा भी सकते हो और गरीब भी हो सकते हो। चलिए इन दोनों प्रिंसिपल को डिटेल में समझते हैं। पहला है मनी IQ। जैसा कि मनी IQ हमारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बताता है कि पैसों को लेकर हमारी समझ कैसी है, और रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने भी फाइनेंशियल लिटरेसी पर काफी जोर दिया है, और वो भी बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन तो हमें स्कूल और कॉलेज में ही सिखा देनी चाहिए थी, बट स्टिल हमें इसके बारे में कोई नहीं सिखाता। मनी IQ प्रिंसिपल को आप 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो, जिसमें पहला आता है मेकिंग मनी। ये बताता है कि आपका पैसा कमाने की स्किल कैसी है, मतलब आप में वो क्या बात है जिसके कारण लोग आपको पैसे दें। हो सकता है आप बिजनेस करते हो या फिर कहीं जॉब करते हो, तो मनी IQ जितना ज्यादा होगा उतना ही आप पैसा कमा पाओगे। नंबर 2, स्पेंडिंग्स। जिन लोगों का मनी IQ हाई होता है वो लोग वहीं पैसा खर्च करते हैं जहाँ उन्हें नेसेसरी लगता है। वो लोग नए कपड़े लेने से बेहतर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देते हैं, और वो लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने को छोड़कर लॉन्ग टर्म में फोकस करते हैं। तीसरा, प्रोटेक्टिंग मनी। हाई मनी IQ वाले लोग अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम अच्छा खासा पैसा कमा भी रहे हैं बट उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरे ही पल वो गरीब भी हो सकते हैं। फोर्थ आता है इंक्रीजिंग मनी, और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे लोग अपने पैसों को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं कि उनका पैसा हमेशा उनके लिए काम करता है, और ऐसे लोग लायबिलिटीज खरीदने पर नहीं बल्कि एसेट खरीदने पर ध्यान देते हैं। अब आता है मनी EQ। मनी EQ आपकी पैसों को लेकर इमोशनल स्टेट को बताता है। हो सकता है कि आपका IQ अच्छा हो बट अगर आप इमोशन में बहकर अपने पैसों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हो तो वो आपको गरीब भी बना देगा। इस तरह के लोग बेफालतू जगह पर अपना पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि मनी EQ आपको ये बताता है कि आपका पैसों के साथ रिलेशन कैसा है। अगर आप पैसों को लेते वक्त और देते वक्त हमेशा खुश रहते हो तो वो आपका पैसा भी मुस्कुराता है, और जब आपका पैसा स्माइल करता है तो वो वापस लौटकर आपके पास आता है और साथ में अपने दोस्तों को भी लेकर आता है। क्योंकि अब EQ हाई होने की वजह से आप उन्हीं कामों पर ध्यान देते हो जो आपको इमोशनली खुशी देते हैं, ना कि कोई ऐसा काम जिसे आप करने तक पसंद नहीं करते। और जिन लोगों का EQ
IQ हाई होता है, वेल्थ और खुशियां उनके पास लौटकर जरूर आती हैं। अब लास्ट एंड फोर्थ मेथड आता है मिनिमलिज्म, जहाँ दुनिया बड़े बड़े घर, फैंसी कपड़े, दुनिया भर के फर्नीचर, बड़े बड़े टीवी, इन सब के पीछे भाग रही है। वहीं जापानी लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जिसे मिनिमलिज्म कहा जाता है। इसका आसान भाषा में मतलब है कम से कम चीजों में अपनी लाइफ को जीना। जापान के लोग सालों से इस कंसेप्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। उनके घर में कभी भी आपको एक्स्ट्रा फर्नीचर, महंगे महंगे कपड़े, गाड़ियां, बड़े बड़े टीवी ये नहीं मिलेंगे, बल्कि काफी जापानी लोग बहुत ही सिंपल सी लाइफ जीना पसंद करते हैं। वो कम से कम चीजों में अपनी लाइफ को बिताते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कंजूस हैं और इन चीजों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते, बल्कि मिनिमलिज्म में रहना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी चॉइस होती है। क्योंकि जापानी लोग अपनी लाइफ को सिंपल, क्लीन और अनक्लटर रखना चाहते हैं। वो लोग मेटेरियलिस्टिक चीजें जैसे बड़े आलीशान घर, बड़ी गाड़ियां, महंगे कपड़े, इन सब पर फोकस नहीं करके सिंपल जीने पर विश्वास करते हैं, जिससे कि वो उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करते हैं जिनकी उन्हें सच में नीड है। और इसलिए जापानी लोग नीड्स और वांट्स में अच्छे से डिफरेंस जानते हैं। और इसी कंसेप्ट को आप चाहो तो आप भी अपनी लाइफ में उतार सकते हो। हर समय सेल का वेट करना, जब मन करे नए कपड़े और नए जूते उठा लाना, चाहे उनकी जरूरत भी ना हो। और जब महीने के एंड में आप देखते हो कि पैसा किधर चला गया तो कुछ अता पता नहीं रहता। इसलिए अपने पैसों के साथ सही रिलेशन बनाओ और पैसों को खर्च करने से ज्यादा किधर इन्वेस्ट करके ग्रो करना है उस पर ध्यान दो। तभी आपके वॉलेट में रखा पैसा स्माइल करेगा और जब वापस आएगा तो अपने साथ और भी अपने दोस्तों को लेकर आएगा। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसमें से कौन सा तरीका आप इस साल यूज करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।